नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, कल हम जो आपकी मैराथन क्लास का पहला हिस्सा हम कल कर चुके हैं और ये है आज हमारा पार्ट 2 इसी का होने वाला है। क्योंकि हमने 500 प्रश्न करने थे, तो 500 प्रश्नों का क्योंकि एक बड़ी संख्या हो जाती, वीडियो बहुत लंबा हो जाता और ना उतना आपका पेशेंस है, ना मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं 5 घंटे लगातार कोई भी व्यक्ति इतने सारे क्वेश्चंस को एक साथ करा पाए। इसलिए इसका दूसरा हिस्सा मैं आज बना रहा हूँ, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। ठीक है, चलिए तो आज हम जो है इसका दूसरा हिस्सा करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे तो हम जो है जल्दी से इसको शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं। इसका जो सेकंड हिस्सा है 250 के आसपास तक क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं। ठीक है, और वहाँ से 251वें क्वेश्चन से हम आज करने वाले हैं। और कल हमने गद्य कर लिया है, प्रयोजन मूलक हिंदी कर लिया है, जो आपके सिलेबस में जनपदीय भाषा एवं साहित्य लगता है वो कर लिया है। इसके अलावा रस छंद अलंकार का काव्यांग परिचय, इसके अलावा कुछ व्याकरण के प्रश्न भी हम देख चुके हैं। और आज हमारा जो मेजरली हिस्सा रहने वाला है वो काव्य का जो हिस्सा है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और ये सब जो है काव्य का हिस्सा ज़्यादा आज हमारा रहने वाला है। और साथ ही साथ आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उन क्वेश्चनों में जो ज़्यादातर प्रधानता रहने वाली है, खास करके आधुनिक काल में, तो आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन कविता की पंक्तियाँ शायद कुछ कुछ जो आपके से छूट गई होंगी। तो कोई व्यक्ति कितनी कब पंक्तियाँ याद कर सके, इसको लेकर के कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है परीक्षा से पहले बिना किसी दबाव लिए हुए जितनी पंक्तियाँ आप यहाँ इस परीक्षा आज के इस मैराथन में देख पाएँ उतना आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, ताकि परीक्षा में कोई कभी कभी कुछ पंक्ति टकर जाती है तो वो वाला प्रश्न आपका बन जाए उसमें। ठीक है, चलिए फिर हम शुरू कर रहे हैं मैराथन क्लास। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ आज का आपके सामने कि आदिकाल के लिए आधार काल किसने नाम दिया है। आदिकाल के लिए आधार काल, जो आधार काल नाम दिया किसके लिए, आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया, आदिकाल के लिए आधार काल किसने नाम दिया। ठीक है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या फिर मोहन अवस्थी ने। तो बताइए किसने नाम दिया है आधार काल। तो किसने दिया है आधार काल नाम, ये दिया है आपके मोहन अवस्थी ने। ठीक है, मोहन अवस्थी और एक और नाम आपने ध्यान रखना है, सुमन राजे। तो मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने आधार काल नाम दिया है आदिकाल को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का अतीत जो ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का अतीत, इस ग्रंथ के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का अतीत, विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्रबोध चंद्र बागची या फिर गणपति चंद्र गुप्त। तो बताइए कौन सा है, गणपति चंद्र गुप्त, प्रबोध चंद्र बागची, मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद या फिर आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी। तो कौन है इसका जो सही उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, हिंदी साहित्य का अतीत गुप्त जी का है आपका, गुप्त जी का है आपका हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है ना, वैज्ञानिक इतिहास। और विश्वनाथ त्रिपाठी का है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, पतली सी किताब है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। अगला देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल को क्या नाम दिया। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल को क्या नाम दिया, प्रारंभिक काल, वीरकाल, आदिकाल या फिर चारण काल। तो डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल को क्या नाम दिया, प्रारंभिक काल, वीरकाल, आदिकाल या फिर चारण काल। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या नाम दिया है, आदिकाल ही कहा है। ठीक है, आदिकाल ही कहा। उन्होंने कहा कि ये सारे कोई सा भी नाम, उन्होंने एक लंबी व्याख्या की है उसमें, ठीक है, अपने ग्रंथ में, और फिर व्याख्या की है कि आदिकाल ही सबसे सुटेबल नाम है। ठीक है, तो आदिकाल है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो माना जाता है। तो कौन सा संस्करण है। वैसे पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, इसकी पंक्तियाँ, इसका कवि कौन है, छंद क्या क्या है, ये सब कुछ आपने पढ़ लिया है। एक ये वाला प्रश्न भी बन सकता है कि किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं, क्योंकि इसके 5 संस्करण प्राप्त होते हैं, यानी 4 संस्करण प्राप्त होते हैं। तो इसमें से कौन सा संस्करण है जो सबसे प्रामाणिक माना जाता है। बृहत्तम संस्करण यानी सबसे बड़ा वाला, मध्य संस्करण, लघु संस्करण, ये सबसे छोटा संस्करण। तो रासो का कौन सा संस्करण जो है इसको मूल रासो या फिर मौलिक माना जाता है, सबसे प्रामाणिक माना जाता है। तो कौन सा है वो है आपका सबसे छोटा वाला जो संस्करण है, सबसे छोटा वाला जो संस्करण है पृथ्वीराज रासो का, उसी को जो है सबसे प्रामाणिक जो है रासो का हिस्सा माना जाता है। ठीक है ना, बाकी यों को लेकर के डाउट है, कई लोगों ने अप्रामाणिक माना है, जो बृहत्तम प्राप्त होता है उसको तो अप्रामाणिक ही माना है। किसने, विशेष रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, लेकिन सबसे छोटा वाला जो हिस्सा है उसको शायद मान्यता प्रामाणिक जो है मान लिया जाता है कि ये वाला मूल था। बाकी के जो ये जो छपते चले गए, ये बाकियों में ऐड की करते चले गए आगे के कवि। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाते हैं। किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाते हैं।
मैथिल कोकिल किस रचना के आधार पर कहलाते हैं? पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मैथिल कोकिल किस रचना के आधार पर कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपकी पदावली के आधार पर, क्योंकि कीर्तिलता, कीर्ति पताका उन्होंने किस में लिखी है? अपभ्रंश में, या अपभ्रंश में भी जो अपभ्रंश की आखिरी स्टेज है उसको अवहट्ट कहा जाता है, उसमें लिखे हैं। लेकिन पदावली किस में है? मैथिली में लिखी गई रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? किस छंद का प्रयोग मुख्यतः किया हुआ है? चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तोमर, दोहा, पद्धरिया या फिर कवित्त? तो किस छंद का ज़्यादातर प्रयोग किया है? इन दिए गए विकल्पों के आधार पर आपको बताना है। ठीक है, वैसे तो सबसे ज़्यादा छंद का प्रयोग किया है, तो वैसे जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है वो छप्पय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, छप्पय जो छंद है उसका प्रयोग किया गया है, लेकिन इन विकल्पों में से अगर देखेंगे तो कवित्त का प्रयोग भी ठीक ठाक मात्रा में किया गया है। ठीक है, तो कवित्त अगर पर क्वेश्चन आएगा तो छप्पय आपने पहले करना है, विकल्प में हुआ तो, नहीं हुआ तो कवित्त कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिंगल भाषा का क्या अर्थ है? हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी, अवधी और ब्रज के योग से बनी भाषा, अर्धमागधी या फिर अपभ्रंश के योग में बने शुद्ध राजस्थानी? बताना कौन सा है? डिंगल भाषा का क्या अर्थ है? डिंगल भाषा का क्या अर्थ है? तो डिंगल क्या है? अपभ्रंश के योग में बनी हुई शुद्ध राजस्थानी। जो अपभ्रंश के योग से बनी हुई शुद्ध राजस्थानी है, यानी कि अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, वो है कहलाए राजस्थान, वो आपकी बनी डिंगल। और जो अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा थी उसको कहा गया क्या? उसको कहा गया पिंगल। ठीक है ना, तो ये आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पिंगल को ब्रज भाषा का पूर्व रूप कहा जाता है। आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है? आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन? तो अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा? अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग, विरोधी और व्याघातों का युग कहा, व्याघातों का युग कहा। अगला देखिए, प्राकृत का पाणिनि किसको कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि किसको कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि स्वयंभू, धनपाल, हेमचंद्र या फिर अब्दुल रहमान? तो प्राकृत के पाणिनि हेमचंद्र कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। ठीक है, और शब्दानुशासन ये जो ग्रंथ है ये एक व्याकरण ग्रंथ है, किसका? प्राकृत का। ठीक है, चलिए अगला। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह उक्ति किसके बारे में? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन किसके बारे में है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित दूसरा नहीं हुआ? सरहपाद, चंद्रबरदाई, गोरखनाथ या फिर कबीर? तो ये कथन किसके बारे में कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा गोरखनाथ के बारे में। ठीक है ना, गोरखनाथ जो कि नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, नवनाथों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसके गोरखबानी का संपादन किसने किया था? गोरखबानी का संपादन किया था पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। ठीक है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने हिंदी के पहले डी लिट की उपाधि जो है इनको मिली हुई थी। ठीक है, पहले डी लिट किसने की थी हिंदी में? पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? सर्ग कितने हैं? 65, 68, 66 या 69? तो कितने हैं? पृथ्वीराज रासो में सर्गों की संख्या है 69, 69। ठीक है, और छंदों की संख्या कितनी है? 68। ठीक है, 68 छंद हैं इसमें, 68 छंद हैं इसमें, और 69 क्या हैं? सर्ग हैं। सर्गों को क्या क्या लिखा गया है इसमें? समय कहा गया है। ठीक है, सर्गों को इसमें समय कहा गया है। अगला क्वेश्चन। हठयोगी का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? यानी कि हठयोग का प्रभाव इन कवियों में से किस पर जो है पड़ा है? हठयोग का प्रभाव स्वयंभू पर, अब्दुल रहमान पे, विद्यापति पे या गोरखनाथ पे? हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में किस पर पड़ा है? स्वयंभू, अब्दुल रहमान, विद्यापति या फिर गोरखनाथ? तो हठयोग का प्रभाव किस पर पड़ेगा? हठयोग का प्रभाव नाथ पंथ से संबंधित है तो गोरखनाथ पर ही पड़ेगा। ये थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इस तरह से भी आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, तो गोरखनाथ इसका सही उत्तर होना चाहिए। निम्नलिखित में से जैन साहित्य से संबंधित रचना नहीं है। जैन साहित्य से संबंधित रचना नहीं है, जैन साहित्य से नहीं है। पौमचर्यु, महापुराण, रेवतांगिरी रास या फिर जयमयंक जस चंद्रिका? तो जैन साहित्य से संबंधित रचना नहीं है, जो नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? जैन साहित्य से संबंधित रचना कौन सी नहीं है? तो वो है आपकी जयमयंक जस चंद्रिका। ये जो रचना है ये जैन साहित्य से संबंधित नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक रासो ग्रंथ है। ठीक है, चारण काव्य से आप ये क्या समझ सकते हैं? दरबार या फिर ये चारण काव्य के अंतर्गत आता है। मधुकर कवि की ये रचना है। ठीक है, और ये बाकी क्या है? इनका जैन साहित्य। जिनके पीछे रास लगा होगा वो तो रास तो हैं ही है, भरतेश्वर बाहुबली रास और रेवतांगिरी रास, इसके अलावा नेमिनाथ रास, ठीक है, उपदेश रसायन रास, ये सारे क्या है? रास तो जैन परंपरा का ही काव्य है। इसके अलावा जो स्वयंभू की रचनाएं हैं, पुष्पदंत की रचनाएं हैं, हेमचंद्र की रचनाएं हैं,
ठीक है। इसके अलावा मुनिजिन विजय इन सब की रचनाएं हैं वो सब क्या हैं, जैन कवि ही हैं वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आदिकाल के कवि सरहपा की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर किस कवि में हुआ? समझ पा रहे हैं क्वेश्चन आप? आदिकाल के कवि सरहपा की काव्य परंपरा में विकसित हुआ नाथ पंथ, और नाथ पंथ में विकसित हुआ था हठयोग। तो हठयोग का पल्लवन आगे चल करके किस कवि में हुआ? जायसी में, तुलसी में, कबीर में या देवसेन में? तो कौन सा हठयोग का आपको कहाँ दिखाई देता है? हठयोग की साधना आपको किसकी कविता में दिखाई देती है? जायसी में, तुलसी में, कबीर में या देवसेन में? तो इसका उत्तर क्या होगा बताओ? इसका उत्तर होगा आपका क्या? कबीर, सी। ठीक है ना। तो कबीर के यहाँ आपको खूब नाथ पंथ से संबंधित हठयोग जो है खूब दिखाई देगा। ठीक है, हठयोग से संबंधित इनकी पंक्तियों में जो इनकी साधना है ना, साधना, तो जो साधनात्मक रहस्यवाद आया है, साधनात्मक रहस्यवाद, वो क्या है? नाथपंथियों का हठयोग के कारण ही है साधनात्मक रहस्यवाद। और जो भावनात्मक रहस्यवाद है, भावनात्मक रहस्यवाद सूफियों की वजह से आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? शुक्ल जी, कर्नल टॉड, श्याम सुंदर दास या फिर गौरी शंकर, हीराचंद ओझा? तो प्रामाणिक मानने वालों में से कौन है जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ माना है? उसका नाम, उनका आपको बताना है। बताइए, ये तो आसान सा होना चाहिए आपके लिए, कोई कठिन काम नहीं है। रामचंद्र शुक्ल, कर्नल टॉड, श्याम सुंदर दास या फिर गौरी शंकर, हीराचंद ओझा? तो ओझा जी ने तो सर्वथा अप्रामाणिक माना है। डी तो ऐसे ही आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। इसका उत्तर है आपका क्या? श्याम सुंदर दास। ठीक है, श्याम सुंदर दास ने प्रामाणिक माना हुआ है। ठीक, इसके अलावा कर्नल टॉड ने भी प्रामाणिक ही माना है वैसे। हाँ, तो कर्नल टॉड ने भी प्रामाणिक ही माना है इसमें। तो श्याम सुंदर दास और कर्नल टॉड दोनों ही प्रामाणिक वाले हो गए यहाँ पे। ठीक है, हाँ चलिए, इसमें दो विकल्प हो गए इसमें ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा तो मुझे लगता है इसका और बनना चाहिए था। प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में ए बी सी इस तरह से विकल्प होने चाहिए थे, वो मिस हो गए। ठीक है, इसमें तो दो विकल्प होंगे, कर्नल टॉड और श्याम सुंदर दास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? खुमान रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो या फिर हमीर रासो? तो आलाखंड किसमें है? आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? खुमान रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो या हमीर रासो? तो कौन सी है? परमाल रासो। ठीक है ना। इसमें क्या है, जो आपके परमाल देव राजा हैं, राजा परमाल देव, ठीक है, उनके दो जो है वीर थे, वीर सेनानी थे, आला और उदल। तो उनकी जो है वीर गाथा मिलती है आपको आलाखंड में, परमाल रासो नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। अप्रामाणिक होना चाहिए था यहाँ। अप्रामाणिक। ठीक है, और इसमें से आपको बताना है जिन्होंने क्या कहा, जिन्होंने ये पृथ्वीराज विजय के आधार पर हुआ क्या कि एक कवि हुआ आपका जयानक नाम का। ठीक है, जयानक नाम का कवि हुआ, तो उसका एक ग्रंथ मिलता है पृथ्वीराज विजय, जो कि संस्कृत का ग्रंथ है। तो एक आलोचक ऐसे हैं जिन्होंने उस ग्रंथ के आधार पर इस ग्रंथ को अप्रामाणिक माना कि उस ग्रंथ में चीज़ें सही मिलती हैं और इस ग्रंथ में क्योंकि वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, इस वजह से ये अप्रामाणिक है। तो ये तर्क किसने दिया है, ये आपको बताना है। ये बाकी सारे के सारे क्या हैं, ये अप्रामाणिक मानने वाले ही हैं, चार के चार अगर विकल्प में देखेंगे तो अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं इस ग्रंथ के आधार पर। कौन है? बूलर हैं, श्यामल दास हैं, मुंशी देवी प्रसाद हैं या ओझा हैं? तो कौन है? डॉक्टर बूलर। डॉक्टर बूलर ने जो है पृथ्वीराज विजय के आधार पर जो है पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना था। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज के पिता कौन है? राजेश्वर, समर सिंह, आनंदपाल या फिर सोमेश्वर? तो कौन है पृथ्वीराज रासो में इसके पिता? किसके पिता? पृथ्वीराज चौहान के पिता। तो क्या उत्तर होगा आपका? कौन है पृथ्वीराज के पिता? पृथ्वीराज रासो के अनुसार क्या है? सोमेश्वर हैं। ठीक है, हालांकि इनके पिता और इनके सब के बारे में, इस सब के बारे में भी जो जानकारी मिलती है वो इतिहास से मेल नहीं खाती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी कई बार चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमेश्वर जो है पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज के पिता हैं। खुमान रासो का रचयिता कौन है? खुमान रासो का रचयिता कौन है? खुमान रासो का रचयिता कौन है? जगनीक, दलपत विजय, नरपति नाल या फिर चंद्रबरदाई? तो खुमान रासो के रचयिता कौन है? खुमान रासो का रचयिता है दलपति विजय। ठीक है, खुमान रासो का रचयिता दलपति विजय। तो ये क्वेश्चन बेसिक हैं, बेसिक सा रिवीजन कराने का ही आपका मोटिव है। ठीक है, इसमें और क्योंकि अब जो है परीक्षा 2 दिन बाद परीक्षा है, तो
एक दिन पहले आप क्या नया पढ़ लेंगे ऐसा कि जो आपने 8 महीने में नहीं पढ़ा वो 2 दिन में नया क्या पढ़ लेंगे, ठीक है। इसलिए अच्छा है कि रिवीजन करते चलें आराम आराम से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? कैसे घर दीनी बकस मोरी लाल मोरी माल, ठीक है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं किसकी हैं? अमीर खुसरो, विद्यापति, जायसी या फिर कबीर। तो मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, ये जो पंक्तियाँ हैं ये किसकी हैं? ये है आपकी अमीर खुसरो की, ठीक है। पंक्तियाँ जितनी कर देख सकते हैं, नई नई पंक्तियाँ आप देख लीजिए, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है। किस कवि की हैं? अमीर खुसरो की ये पंक्तियाँ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिद्ध से संबंधित दोहा कोश का संपादन किसने किया? सिद्धों से संबंधित जो दोहा कोश है, दोहा कोश जिसमें सरहपा, दोम्बिपा, कण्हपा आदि की रचनाएं संकलित हैं, उसका संपादन किसने किया? राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोधचंद बागची या फिर हरप्रसाद शास्त्री। तो इसका जो संपादन किया है, इसका संपादन किसने किया? प्रबोधचंद बागची ने किया है, ठीक है। प्रबोधचंद बागची ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से श्रृंगार काव्य कौन सा है? श्रृंगार काव्य कौन सा है? बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या जय मयंक जसचंद्रिका। तो श्रृंगार काव्य कौन सा है? बीसलदेव रासो, ठीक है। बीसलदेव रासो एकमात्र ऐसा रासो है जो कि क्या है? एक श्रृंगार काव्य है, श्रृंगारिक रचना है। बाकी सारे क्या हैं? वीर काव्य हैं। अगर आपसे पृथ्वीराज रासो का अंगिरस पूछ ले, क्योंकि सिलेबस में है LT के, पृथ्वीराज रासो, तो अंगिरस में आप क्या लिखेंगे? बाकी सारे क्या हैं? वीर रस हैं, ठीक है। तो वीर रस ही जो है इसका अंगिरस होगा। कीर्तिलता की भाषा क्या है? कीर्तिलता की भाषा क्या है? साहित्यिक अपभ्रंश, प्राकृत, लोक भाषा या फिर अवहट्ट। तो कीर्तिलता की भाषा क्या है? अवहट्ट है, ठीक है ना, अवहट्ट है कीर्तिलता की भाषा। स्वयंभूकृत पौमचर्यु कथा किस से संबद्ध है? पौमचर्यु जो स्वयंभू की रचना है वो किससे संबंधित है? कृष्ण कथा, राम कथा, बौद्ध कथा या फिर शक्ति कथा। तो जो स्वयंभू का पौमचर्यु है वो संबंधित है किससे? B, राम कथा से, ठीक है। राम कथा है का जो है जैन से लिंक बिठा करके उसमें जो है उस तरह से लिखी गई कहानी है। इनमें से कौन सी विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती? लोक साहित्य में कौन सी विशेषता नहीं होती? और ये एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस पे क्वेश्चन बनेगा आपका। इनमें शास्त्रीयता होती है, यह मौखिक होता है, यह परंपरा में प्रचलित रहता है और इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। तो लोक साहित्य में कौन सी विशेषता नहीं होती है? शास्त्रीयता होती है, मौखिक होता है, परंपरा में प्रचलित रहता है, सहजता स्वाभाविक होती है। देखिए मौखिक भी रहता ही है, परंपरा में प्रचलित रहता है, ये सहजता स्वाभाविकता होती है, शास्त्रीयता नहीं होती है, ठीक है। शास्त्रीयता होती तो फिर उसको लोक साहित्य क्यों कहा जाएगा? फिर उसको क्लासिकल लिटरेचर कहा जाएगा, ठीक है। यानी कि शास्त्रीय जो साहित्य है उसको वो कहा जाएगा। परमाल रासों का अंगिरस क्या है? अभी आपको बताया कि जितने भी बीसलदेव रासों को छोड़ करके रासों हैं वो सबका अंगिरस क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। B जो है वीर रस इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? जिनधर्म सूरी, जिनदत्त सूरी, पुष्पदंत या फिर सोमप्रभ सूरी। तो किसकी रचना है आपकी? उपदेश रसायन रास। तो ये रचना है आपकी किसकी? जिनदत्त सूरी की, ठीक है। जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास। याद रह जाए तो अच्छा है, नहीं रहे तो क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये सब आपके सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन क्या पता, यदि साहित्य का इतिहास तो है ही तो वो पूछा जा सकता है, ठीक है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रसायन से, बल्कि रसायन से किसने मानी है? गारसादा तासी, रामनारायण दुगड़, रामचंद्र शुक्ल या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो वो मानी है आपकी रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्दानुशासन के लेखक कौन है? शब्दानुशासन के लेखक कौन है? शुक्ल, हेमचंद्र, सरैपा या फिर स्वयंभू। तो शब्दानुशासन सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन इस रचना का पूरा नाम है। हेमचंद्र पाणिनि, ये प्राकृत के पाणिनि कहे जाते हैं और ये व्याकरण का ग्रंथ है प्राकृत का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धनाथ और योगियों की रचनाओं के विषय में यह कथन किसका है? सिद्धनाथ और योगियों की रचनाओं के बारे में यह कथन किसका है कि ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं और इसलिए ये शुद्ध साहित्य की कैटेगरी में, ये शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। ये किसका कथन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर मिश्र बंधु। तो किसका है ये है आपका रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि ये सारी जो सिद्धनाथ जैनों की रचनाएं हैं ये धार्मिक साहित्य हैं केवल और केवल इस वजह से। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का समय क्या है?
भक्ति का समय क्या है शुक्ल जी के अनुसार, यानी भक्ति काल का समय क्या है? 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक। ये बड़े आसान विकल्प हो गए आपके लिए, लेकिन ये तो संवत 1375 से 1700 जो है शुक्ल जी ने भक्ति का समय माना। ये आदिकाल है, ये भक्ति काल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन संबंधी मिश्र बंधुओं का ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? मिश्र बंधुओं का ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? 1912, 1913, 1929, 1944। तो मिश्र बंधुओं का जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ था वो कब प्रकाशित हुआ था? 1913 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो कौन सी है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है? तो कौन सी है? डी, हिंदी साहित्य संवेदना और विकास। किसकी है ये? ये है आपकी रामस्वरूप चतुर्वेदी की। ठीक है ना, रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो किसने सबसे पहले काल विभाजन किया था? शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मिश्र बंधु या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन? तो किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो किसने किया सबसे पहले काल विभाजन? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। ठीक है, किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, देवीदत्त शुक्ल, श्याम बिहारी मिश्र? तो भाषा काव्य संग्रह आपकी ए, महेश दत्त शुक्ल की रचना। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य ही मनुष्य का लक्ष्य है, यह किसका कथन है? मनुष्य ही मनुष्य का लक्ष्य है। बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह कथन किसका है? यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इन्होंने एक और कथन इससे मिलता जुलता कहा है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यानी कि इनको कहा जाता है मानवतावादी समीक्षक। ठीक है ना, मानवतावादी समीक्षक। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर प्रेमचंद? तो किसका कथन है ये? साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह कथन है आपके रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, हाँ, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ठीक है, शुरुआती पंक्तियाँ हैं हिंदी साहित्य का इतिहास इसी पंक्ति से शुरू होता है। अंग्रेजी में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके लेखक कौन है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके लेखक कौन हैं? पादरी एडिसन ग्रीव्स, ठीक है, एडविन ग्रीव्स, गारसादा तासी या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन? तो कौन है इसके स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? एडविन ग्रीव्स। ठीक है ना, एडविन ग्रीव्स जो है हिंदी स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने सर्वप्रथम कहा? और इनका निबंध भी आता है पुरानी हिंदी नाम से। ठीक है, तो अब तो क्लू मिल गया होगा, निबंध तो आपने पढ़े ही है। जॉर्ज ग्रियर्सन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा। पुरानी हिंदी नाम से इनका निबंध भी आता है, आपके सिलेबस में निबंध में भी लगे हुए हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर नगेंद्र? तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, मनुष्य साहित्य का लक्ष्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है साहित्य, यह कथन रामचंद्र शुक्ल। तो इस तरह से आपको याद रखने पड़ेंगे। आदिकाल को प्रारंभिक काल कहने वाले विद्वान कौन है? आदिकाल को प्रारंभिक काल कहने वाले विद्वान कौन है? प्रारंभिक काल कहने वाले विद्वान कौन है? राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो प्रारंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है? चारण काल और संधि काल, दो भागों में बांटा है। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ यानी कि नहीं लिखा है। रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र या फिर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय? तो किसने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है? ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। बताओ, इसका जवाब दो आप लोग। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किसने नहीं लिखा है?
हाँ, इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और वो कैसे होगा, आपको लग रहा होगा कि नगेंद्र कवि तो किताब आती है। नगेंद्र की वो जो किताब है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास, वो नगेंद्र ने लिखी नहीं है बल्कि इन्होंने संपादित किया है। बहुत सारे विद्वानों ने मिल करके वो किताब लिखी है और संपादन दो लोगों ने किया, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। ठीक है, तो ये दो लोग थे, उनका संपादित ग्रंथ है वो। ठीक है, लिखा नहीं है इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा? इन्होंने कालों का जो नामकरण किया शुक्ल जी ने, है ना, शुरू का नाम वीर गाथा काल, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर प्रथम नई धारा, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, इस तरह से इन्होंने रखा। तो इसका आधार क्या है? पूर्व परंपरा, युग की प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आधार था शुक्ल जी के, उसमें वो क्या था? युग की प्रवृत्ति, की मूल प्रवृत्ति क्या है, ठीक है, उसके आधार पर उन्होंने नाम रखा। ठीक है, शुक्ल जी के उसमें। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा? पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा? हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर, या हिंदी सरित सागर? तो किसके रूप में ये छपा था? ये छपा था आपके हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। नागरी प्रचारणी सभा ने ये निकाला था। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह, श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, या फिर सुमन राजे? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? बच्चन सिंह, सबको आता है ये। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित में से किसका विवेचन नहीं किया गया है? ठीक है, किसका विवेचन नहीं किया गया है, अब आपको ये बताना है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था का, रीतिकाल में लिखी गई भक्तिपरक रचनाओं का, द्विवेदी युगीन स्वच्छंदतावादी कवियों का, या प्रयोगवाद की अस्तित्ववादी कविता का? तो किसका विवेचन नहीं है हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल के? ठीक है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने हिंदी साहित्य का इतिहास उनका पूरा पूरा पढ़ा हुआ हो कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। कॉमन सेंस का सवाल है, आराम से किया जा सकता है। ठीक है, अब इतना क्लू दे दिया तो डी जो है इसका विकल्प होना चाहिए। ठीक है, प्रयोगवाद आया 1943 में। ठीक है, और शुक्ल जी की मृत्यु हो गई थी 1941 में। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो पहला भाग छपा था ना 29 में, उसमें तो 1927 तक का था, लेकिन बाद में जब थोड़ा 2-3 संस्करण और आए तो उसमें लगभग छायावाद के अंत का और थोड़ा प्रगतिवाद की भी हल्की पूरी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, प्रगतिवाद भी नहीं मिलता उतनी गहराई से, लेकिन थोड़ा यानी छायावाद का लगभग काल का उसमें विवेचन मिल जाता है। ठीक है, ये है राम की शक्ति पूजा और इन सब की चीज़ें इनमें मिल जाती हैं, लेकिन उसके बाद का साहित्य का नहीं मिलता। प्रयोगवाद तो मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, प्रयोगवाद तो उनके बाद का आंदोलन है। किस साहित्य लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? 5000 कवियों का विवरण दिया है, किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने, शिव सिंह सेंगर ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने? तो 5000 कवियों का जो है क्या दिया है, विवरण दिया है, किस इतिहास लेखक ने? तो किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने दिया है। ठीक है, ये अगर हम बात करेंगे तो लगभग 4500 दिया, लेकिन 5000 मान ही लिया जाए राउंड फिगर में। शिव सिंह सेंगर ने कितना किया है? 1000। ठीक है, बल्कि 1003। रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सारे किया, इनकी संख्या वैसे गिनी नहीं किसी ने। ठीक है, मतलब गिनी तो होगी किसी ने, लेकिन उस तरह से। जॉर्ज ग्रियर्सन का लगभग 800 के आसपास है, 880 के आसपास, जहाँ तक मुझे याद आता है, इतना शायद कुछ है। ठीक है, उतना ध्यान, उतनी मतलब इतना आंकड़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रहे तो ठीक रहता है। लेकिन क्योंकि मिश्र बंधुओं ने सबसे ज़्यादा कर दिया, 5000 कवि, इस वजह से इनका थोड़ा सा नाम ज़्यादा आ गया। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज किसका ग्रंथ है? दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज किसका ग्रंथ है? वीरेंद्र स्नातक, नलिन विलोचन शर्मा, नामवर सिंह, या फिर विनय मोहन? तो किसका है ये ग्रंथ? नामवर सिंह। ठीक है, नामवर सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, नामवर सिंह, सुमन राजे, बच्चन सिंह, या फिर दूधनाथ सिंह? तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है? यह है आपके सुमन राजे। ठीक है, और इससे मिलता जुलता एक है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, ओझल नारी इतिहास। और ये दोनों थोड़ा इतिहास में, मतलब ये आधा इतिहास का मतलब ही है महिला कवियत्रियों का इतिहास जो है उतने अच्छे से नहीं लिखा गया, ऐसी दलील है इनकी। और ओझल नारी इतिहास भी इसी तरह से लिखा गया। तो कवियत्रियों को महत्व ज़्यादा दिया गया है इन दोनों ग्रंथों में। ठीक है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास और हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। और ये जो ग्रंथ है ये लिखा है किसने? नीरजा माधव ने।
नीरजा माधव ने। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा द तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? गारसा द तासी का उल्लेख किस रूप में किया जाता है? काव्यकार के रूप में, निबंधकार के रूप में, समालोचक के रूप में या इतिहासकार के रूप में? किस रूप में किया जाता है गारसा द तासी का उल्लेख? तो किस रूप में किया जाएगा? इतिहासकार के रूप में, क्योंकि साहित्य इतिहास का इन्होंने लिखा है, तो इतिहासकार के रूप में ही किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम थोड़ा भक्ति काल के कुछ क्वेश्चंस पे। संत काव्य धारा की विशेषता नहीं है इसमें से संत काव्य धारा की विशेषता नहीं है। सद्गुरु का महत्व, किसी निश्चित दार्शनिक आधार का न होना, शास्त्रों का समर्थन या वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का विरोध। तो कौन सी जो है विशेषता नहीं है किसकी? संत काव्य धारा की। तो कौन सा है इसमें? इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रों का समर्थन। तो शास्त्रों के समर्थक नहीं थे ये। ठीक है, तो मतलब शास्त्र को पत्थर की लकीर नहीं मानते थे। कहते थे तू कहता कागिद की लेखी, मैं कहता हूँ आंखें ने देखी। कबीर भी इस तरह की बात करते हैं। ठीक है, तो शास्त्र से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान को महत्व देते थे। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसमें से होगा। सद्गुरु का महत्व है ही, कोई भी दार्शनिक आधार इनका निश्चित नहीं है, सबसे प्रेरणा पाते हैं और वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, सांप्रदायिकता आदि का विरोध तो करते ही है। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्य धारा को क्या नाम दिया? ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण संत काव्य या फिर भक्ति काव्य? तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? संत काव्य धारा को क्या नाम दिया है? ज्ञानाश्रयी शाखा। ठीक है, निर्गुण कहा किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाकी आलोचकों ने संत काव्य कहा है, परशुराम चतुर्वेदी आदि ने। संत कवियों के काव्य में उलट बांसियों का प्रयोग किसके प्रभाव के कारण मिलता है? उलट बांसियों का जो प्रयोग मिलता है किसमें? संत कवियों में। ठीक है, तो संत कवियों की जो उलट बांसियाँ मिलती हैं वो किसके प्रभाव के कारण आई हैं? सिद्धों के कारण, नाथों के कारण, शंकर के अद्वैतवाद के कारण या सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद के कारण? तो जो उलट बांसियाँ आई हैं वो कहाँ से आई हैं? वो नाथों के कारण आई हैं। ठीक है, नाथों के कारण आई हैं। किसके? उलट बांसियों का प्रयोग किसके प्रभाव के कारण मिलता है? नाथों के प्रभाव के कारण मिलता है। ये क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक परंपरा में ब्रह्म के युगल रूप की उपासना की जाती है? अब बताओ, ब्रह्म के युगल रूप की उपासना किसके की कौन सा जो है दर्शन करता है? ठीक है, तो कौन सा दर्शन है जो ब्रह्म का युगल रूप की उपासना करता है? युगल रूप की, यानी कि दो ईश्वर, दो हैं इसमें। ठीक है, जोड़े के रूप में। ठीक है, और जोड़े के रूप में ज़्यादातर कौन मिलते हैं? राधा कृष्ण। ठीक है, तो कौन सा करता है? द्वैताद्वैतवाद। तो जो ये द्वैताद्वैतवाद है ये युगल रूप की उपासना करता है। अद्वैतवाद तो ब्रह्म को अहम ब्रह्मास्मि में मानता है, तो ये उपासना में विश्वास ही नहीं रखता है। तो ज्ञान वाले हैं, ज्ञान मार्गी हैं, भक्ति मार्गी हैं ही नहीं। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद वाले, ये विशिष्टाद्वैतवाद वाले ज़्यादातर विशिष्टाद्वैतवाद का जो प्रभाव है वो राम भक्ति धारा पर पड़ा है। ठीक है, तो इस वजह से, लेकिन इनका जो ज़्यादा है इस वजह से तो विष्णु को ये मानते हैं। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद वाले विष्णु की आराधना करते हैं, द्वैताद्वैतवाद वाले युगल की उपासना करते हैं, राधा और कृष्ण की युगल उपासना। द्वैतवाद वाले विष्णु और लक्ष्मी दोनों की करते हैं, लेकिन पत्नी जो है इस तरह से, पत्नी जो लक्ष्मी है वो विष्णु की शक्ति है, इस रूप में दिखाते हैं। ठीक है, और जो शुद्धाद्वैतवाद वाले हैं, शुद्धाद्वैतवाद वाले वल्लभाचार्य वाले, वो योगीश्वर कृष्ण की दिखाते हैं। ठीक है, इनके यहाँ राधा का उतना नहीं है, योगीश्वर कृष्ण की दिखाई। ब्रह्म का युगल रूप की उपासना कौन है? द्वैताद्वैतवाद वाले हैं। ठीक है, सनकादि संप्रदाय का संबंध किससे है? सनकादि संप्रदाय का संबंध किससे है? अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद? तो सनकादि संप्रदाय का संबंध किससे है? द्वैतवाद से है। ठीक है ना, सनकादि संप्रदाय द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य वाला। इसके अलावा जो इसमें से विशिष्टाद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद वाले हैं श्री संप्रदाय। ठीक है, और द्वैतवाद वाले हैं आपके ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का। इसके अलावा जो शुद्धाद्वैतवाद वाले हैं वो रुद्र संप्रदाय हैं, रुद्र संप्रदाय। ठीक है, हाँ, रुद्र संप्रदाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रदाय एवं प्रवर्तक में असंगत, प्रवर्तक होना चाहिए था। ठीक है, प्रवर्तक में असंगत मिलान है। प्रवर्तक में असंगत मिलान कौन सा है? ठीक है, प्रवर्तक में असंगत मिलान आपको बताना है। रसिक संप्रदाय, अग्रदास स्वसुखी संप्रदाय जीवाराम। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश, वारकरी संप्रदाय के पुंडलिक। तो कौन सा जो है इसमें असत्य है, कौन सा जो है इसमें असंगत है? तो असंगत कौन सा है इसमें से? स्वसुखी संप्रदाय वाला गलत है। स्वसुखी जीवाराम का नहीं है, स्वसुखी रामचरण का है। ठीक है, जीवाराम का तत्सुखी है।
स्वसुखी रामचरण, तत्सुखी जीवाराम, बाकी ठीक है। रसिक संप्रदाय अग्रदास का है, राधा वल्लभ संप्रदाय गीत ये हित हरिवंश, ठीक है। वारकरी संप्रदाय पुंडलिक, ठीक है। इसके अलावा एक ये तो है ही महत्वपूर्ण। इसके अलावा जम्बनाथ का जो आपका बिश्नोई संप्रदाय है वो, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे संप्रदाय हैं। सुमिरन को अंग, विरह को अंग, गुरुदेव को अंग आदि बीजक में किस रूप में लिखेगा, यानी किस अंग में ये सब है। सुमिरन को अंग, विरह को अंग, गुरुदेव को अंग, ये सब जो है कहाँ संकलित है, बीजक में। साखी में, शबद में, या फिर रमैनी में, या फिर हिंडोला में। तो किस में ये संकलित है, तो हिंडोला तो इसका हिस्सा ही नहीं है, तो साखी में जो है ये सारे हिस्से संकलित हैं, ठीक है। सुमिरन को अंग, गुरुदेव को अंग, विरह को अंग, ये सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कबीर के साहित्य में जात पात, धर्म भेद एवं सामाजिक आडंबरों का विरोध किसके प्रभाव के कारण आया है। किसके प्रभाव के कारण उन्होंने ये सब सीखा। इनके जो साहित्य में ये सब आता है, जात पात का विरोध करना, सामाजिक आडंबरों का विरोध करना, ये किसके प्रभाव के कारण आया हुआ माना जाता है। वेदांत के कारण, अद्वैतवाद के कारण, सिद्ध एवं नाथ के कारण, या इस्लाम के कारण। तो किस कारण से आता है सामाजिक आडंबर, जात पात, धर्म भेद, इनका विरोध, ये आता है सिद्धों और नाथों के कारण। सिद्ध एवं नाथ भी जाति पाति और इस सारी चीज़ों का विरोध करते थे, आडंबरों का विरोध करते थे। इस वजह से कबीर ने भी, क्योंकि यहाँ से सीखा हुआ है काफ़ी कुछ, तो इस वजह से ये भी इसका विरोध करते हैं। इस्लाम से इन्होंने एकेश्वरवाद सीखा है, ठीक है। एकेश्वरवाद सीखा है। एकेश्वरवाद सीखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी काव्य परंपरा में बंदे का अपनी साधना द्वारा खुदा से एक हो जाने को क्या कहते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। सूफी काव्य परंपरा का जो दर्शन है वो, तो सूफी काव्य परंपरा में बंदे का अपनी साधना द्वारा खुद से एक हो जाने को क्या कहते हैं। खुद से एक हो जाने को क्या कहते हैं। सूफी काव्य परंपरा में बंदा जब साधना के द्वारा उससे एक हो जाता है ईश्वर से, तो इल्म ए सकीना, इल्म ए सीना, अनल हक या फिर तसव्वुफ। तो अनल हक कहा जाता है जिसको उपनिषद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, उसको सूफी परंपरा क्या कहती है, अनल हक, ठीक है। वही है, दोनों बातें सेम ही हैं, मिलती जुलती, ठीक है। इल्म ए सकीना का मतलब होता है कुरान का ज्ञान। इल्म ए सीना का मतलब होता है जो इंसान अपने साथ लेकर आता है वो ज्ञान, ठीक है। व्यावहारिक ज्ञान आप कह सकते हैं, ठीक है, कहा जा सकता है। यानी कि जो इंसान को हृदय में जो है खुद वो अर्जित करता है वो ज्ञान इल्म ए सीना हो गया। इल्म ए सकीना यानी जो कुरान में दिया गया है, ठीक है, जो धार्मिक ग्रंथों में दिया गया ज्ञान है वो इल्म ए सकीना है, ठीक है। अनल हक है क्या, खुदा से एक हो जाना। और तसव्वुफ है सूफी जो दर्शन है ना, या सूफी जो परंपरा है उसी का जो है पर्यायवाची है तसव्वुफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन है। शुक्ल जी के अनुसार पहले कवि कौन है सूफियों के। कुतुबन, मुल्ला दाऊद, ईश्वरदास या फिर असाई। तो शुक्ल जी के अनुसार कौन है, मृगावती के रचनाकार कुतुबन, ठीक है। कुतुबन है सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि। चलिए अब देखते हैं, देखिए डॉट 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 हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्य में है ठेठ अवधि भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह पंक्ति किस महाकाव्य के बारे में है कि ये जो है हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में से एक है और ठेठ अवधि भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। तो किसके बारे में है ये कथन, रामचरितमानस के बारे में, मृगावती, पद्मावत या सूरदास, ठीक है। तो अवधि तो सूर सागर की तो भाषा है ही नहीं, सूर सागर की, ठीक है। तो ये जो कथन है वो किसके बारे में है, देखो ठेठ अवधि शब्द का प्रयोग किया गया है और सर्वोत्तम प्रबंध काव्य है हिंदी का, कि सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में से एक है, ठीक है। भावों की गंभीरता है, माधुर्य है, सब कुछ है। तो ये वाला जो है इसमें, तो आप ठेठ अवधि से भी इसका गैस कर सकते हैं। रामचरितमानस के बारे में ये नहीं है, ठीक है। ठेठ अवधि शब्द का प्रयोग है। पद्मावत, ठीक है, पद्मावत के बारे में ये कथन है। जायसी की किस रचना में लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम का चित्रण किया गया है। लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम तो किस में किया गया है, अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्मावत में या फिर मसलनामा में। तो ये जो है मसलनामा में किया गया है क्योंकि मिसालें दी गई हैं इसमें, ठीक है। तो लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम दिखाया गया है इसमें। हिंदी के किस प्रबंध काव्य में दो समानांतर प्रेम कथाएं एक साथ चलती हैं। दो समानांतर प्रेम कथाएं एक साथ चलती हैं, कौन सा हिंदी का प्रबंध काव्य ऐसा है। रामचरितमानस, सत्यवती कथा, मधुमालती या फिर चित्रावली। तो कौन सा ऐसा प्रबंध काव्य है जिसमें दो समानांतर कथाएं एक साथ चलती हैं, ठीक है। प्रेम कथाएं हैं तो इसका मतलब ये प्रेमाख्यान ही होना चाहिए,
ठीक है। तो रामचरितमानस खुद ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, दो समानांतर प्रेम कथाएं किसी की चल रही हो, ऐसा तो है नहीं। मतलब प्रेम है बाकी उसमें पति पत्नियों के बहुत सारे हैं, लेकिन दो समानांतर प्रेम कथाएं एक साथ नहीं चल रही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो रह जाते हैं 3, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है इसका है सी, मधुमालती, ठीक है। तो मधुमालती में दो समानांतर प्रेम कहानियाँ चलती हैं। एक जो मेजर कहानी है वो कौन सी है, ये तो मनोहर नायक है, मनोहर और मधुमालती की, मनोहर मधुमालती की कहानी, और दूसरी चलती है ताराचंद और प्रेमा की कहानी, ठीक है। तो ये दो समानांतर प्रेम कथाएं एक साथ चल रही है मधुमालती में, ठीक है। मंझन की ये रचना है, ठीक है, प्रबंध काव्य है, ठीक है, प्रेमाख्यान है सूफियों का, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। राम भक्ति धारा पर किस दर्शन का सर्वाधिक प्रभाव है? राम भक्ति धारा पर सबसे ज़्यादा किस दर्शन का प्रभाव है राम भक्ति धारा पर? अद्वैतवाद का, विशिष्टाद्वैतवाद का, द्वैताद्वैतवाद का, या फिर द्वैतवाद का? तो राम भक्ति धारा पर किस दर्शन का है? विशिष्टाद्वैतवाद का, ठीक है। द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद, ये सब पे कृष्ण भक्ति धारा का पर जो है इन सब का प्रभाव ज़्यादा है। अद्वैतवाद का प्रभाव वैसे संत कवियों में मान सकते हैं, संत काव्य धारा पे वैसे सब बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव है, लेकिन जो इनका ईश्वर है वो अद्वैतवाद वाला ही ईश्वर है, ब्रह्म वो वाला जो निराकार ब्रह्म है, शंकराचार्य वाला वो। तुलसी के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। चलिए, इस क्वेश्चन का उत्तर आपने देना है। तुलसी के बारे में असत्य कथन कौन सा है? इनका जन्म सोरो अथवा राजापुर में हुआ, दोनों इनके नाम चलते हैं, तो सोरो या राजापुर में इनका जन्म स्थान माना जाता है। तुलसी की कुल 12 रचनाएं हैं, जिसमें से 5 बड़े हैं, 7 छोटे हैं। शुक्ल ने तुलसीदास को रामानंद की बैरागी परंपरा में माना है, और शुक्ल जी ने तुलसीदास को लोक मंगलवाद का सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध किया है। तो कौन सा कथन जो है असत्य है तुलसी के बारे में? बताओ भाई, तुलसी का विषय असत्य कथन बताइए। बी दे रहे हैं लोग, बी, सी, बी, डी, नहीं डी तो किसी ने नहीं कहा। तुलसी की कुल रचनाएं 12 रचनाएं प्रामाणिक हैं, तो इसमें जो गलत है ना कथन वो है आपका सी, ठीक है। जन्म सोरों या राजापुर में से कहीं हुआ था, ये कथन ठीक है। 12 कुल प्रामाणिक रचनाएं हैं, जिसमें से 5 बड़ी हैं, 7 छोटे हैं, ये भी ठीक है। तो लोक मंगल का श्रेष्ठ कवि सिद्ध तो किया ही। सी वाला कथन है, शुक्ल जी ने तुलसीदास को रामानंद की बैरागी परंपरा में नहीं माना है। उन्होंने क्या माना? इनको स्मार्त वैष्णव माना है। क्या माना? वैष्णव, स्मार्त वैष्णव। स्मार्त वैष्णव वो होता है जो 5 देवों की उपासना करते हैं, पंचदेवोपासक होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ क्या करते हैं? ईश्वर को भी मानते हैं, आस्तिक भी होंगे, पंचदेवोपासना भी करते होंगे, उनको कहा जाता है स्मार्त वैष्णव, ठीक है। तो वो है, ठीक है। तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव माना किसने? शुक्ल जी ने। रामानंद की बैरागी परंपरा में नहीं माना, ठीक है। ज़्यादातर बाकी लोग जैसा मानते हैं, ऐसा नहीं माना शुक्ल जी, ठीक है। तो सी पर ध्यान रखना है आप लोगों ने। थोड़ा कठिन हो गया सवाल भाई, यही तो क्वेश्चन है जो आपको वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड से करने हैं। रामचरितमानस के विषय में असत्य कथन बताना है। अब बताइए, इसमें बताना है आपने असत्य कथन, ठीक है। ये भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो हो जाएगा। रामचरितमानस के उत्तरकांड होना चाहिए था। उत्तरकांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा गया है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। तुलसीदास ने जगत को केवल राममय न कहकर सिया राममय कहा है, और रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में सामने आते हैं, उपदेशक के रूप में नहीं। तो कौन सा कथन है जो असत्य है, ये आपने बताना है भाई, असत्य कथन, ठीक है। तो कौन सा कथन है इसमें असत्य? थोड़ा ठीक से पढ़ लो तब बताओ। तो इसमें जो असत्य कथन है वो डी है, डी है कि रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में सामने आते हैं, उपदेशक के रूप में नहीं। भाई उपदेशक के रूप में भी बहुत आते हैं, उपदेश भी बहुत टाइम लगते ही, जैसे ही मौका मिलता है उपदेश देते हैं फट से कुछ ना कुछ, ठीक है। हाँ, और सी कथन तो ठीक है ही, तुलसी ने जगत को केवल राममय नहीं कहा, सिया राममय कहा। उन्होंने क्या लिखा? सिया राममय सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी, ठीक है। तो ये चौपाई आती है, विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत इसमें दिखाई देता है, ठीक है। तो रामचरितमानस का हृदय स्थल तो कहा ही, रामचरितमानस हृदय अयोध्या कांड को माना जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो आपकी चित्रकूट की जो सभा थी ना, उसको शुक्ल जी ने क्या कहा? एक आध्यात्मिक घटना कहा, आध्यात्मिक घटना कहा, ठीक है। और उसकी वजह से अयोध्या कांड को माना जाता है मानस का हृदय स्थल, ठीक है।
और उत्तरकांड तो ठीक है, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को ज़्यादा सुसाध्य मानेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि खुद भी भक्त कवि हैं इस वजह से। ठीक है, भक्ति को यानी ज्ञान को सुपीरियर हमेशा कौन मानेगा? केवल अद्वैतवाद के कुछ लोग, शंकराचार्य टाइप के। ठीक है, बाकी कोई भी भक्त कवि है, हिंदी साहित्य का कोई भी भक्त कवि है, किसी ने भी ऐसा नहीं माना कि भक्ति से श्रेष्ठ ज्ञान है। हालांकि समन्वय कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा नाम से कर दिया है तुलसीदास ने कि भक्ति और ज्ञान दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, और ऐसा भी कहा कि ज्ञान के बिना भक्ति और भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। इस तरह की बातें कही, लेकिन अगर मतलब किसी को श्रेष्ठ बताया ही है तो भक्ति को ही हमेशा श्रेष्ठ बताया है, चाहे कोई सी भी रचना है, कहीं भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पियसों कहें संदेशड़ा, हे भंवरा हे काग, सो धनि बिरहे जरी मोही, तेहिक धुआं हम लाग। उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? कबीर की, जायसी की, सूर की या तुलसी की? तो पियसों कहें संदेशड़ा, हे भंवरा हे काग। चलिए किसकी है ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये हैं जायसी की, नागमती वियोग वर्णन की है, और ये कह रही है कि भंवरा काग जो है ये सारे संदेश पहुँचाओ। ठीक है, तो पियसे कहीं संदेशड़ा, ये भंवरा है काग, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? जायसी, पद्मावत, नागमती वियोग वर्णन की। ठीक है, चलिए अगला। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम, किस कृति की पंक्तियाँ? ये किस में है? ये तो सबको पता है कि तुलसीदास की है। किस में आती हैं ये? किस कृति में है ये? बताओ। कवितावली में, दोहावली में, विनय पत्रिका में या जानकी मंगल में? ठीक है, तो ये कोई बता सकता है? कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका या जानकी मंगल? श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भयो भय दारुणम, तो किसकी पंक्तियाँ हैं ये? हाँ, ये पंक्तियाँ हैं सी, विनय पत्रिका। ठीक है, विनय पत्रिका में है ये पंक्तियाँ। गाते तो खूब हो दिन भर, है ना? दिन भर तो नहीं गाते होगे, रामनवमी के दिन स्पेशली गाते होगे मौका मिलने पे। ठीक है, लेकिन कहाँ है ये पंक्तियाँ, ये भी ध्यान रखना है। ये पंक्तियाँ कहाँ हैं? विनय पत्रिका में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। देह दहे न रहे सुधि गेह की, भूली हूँ नेह का नाव न लीजे। किसकी पंक्ति है? बिहारी की, तुलसी की, सूरदास की या घनानंद की? कि देह दहे न रहे सुधि गेह की, भूली हूँ नेह का नाव न लीजे, किसकी पंक्ति है? देखो, एक ऑप्शन आपको एलिमिनेट आराम से करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये बिहारी ने केवल दोहे कहे हैं, ये दोहा तो लग नहीं रहा है, तो ये है आपका क्या? ये आपका सवैया है वैसे। ठीक है, तो बिहारी का तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये जो पंक्तियाँ हैं ये किसकी हैं? घनानंद की है। ठीक है, देह दहे न रहे सुधि गेह की, भूली हूँ नेह का नाव न लीजिए। ठीक है, जब पंक्तियाँ पूछ लेते हैं इस तरह की तो एकदम सन्नाटा छाता है कमेंट सेक्शन में। एकदम जो BCD करके आ रहा होता है वो एकदम थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, 20-30 सेकंड के लिए। उसका कारण यही है कि आता नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, क्या पता इस तरह की, या थोड़ा अगर आपको आइडिया लग पाता है ना कि ये थोड़ा श्रृंगारिक लग रहा है, थोड़ा उस तरह से लग रहा है, या थोड़ा विरह का लग रहा है, तो आप आइडिया लगा करके कर सकते हैं उसको। ठीक है, करना चाहे तो, अगर आप इस तरह से आपका दिमाग चल जाता है तो करना है, वरना इस तरह की जो है, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है इसमें से, तो वो प्रश्न आपने छोड़ना है। ठीक है, 1/4 कटा करके मत आ जाना वहाँ पे। ठीक है, हाँ, इसलिए इस तरह का प्रश्न अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है, कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो छोड़ करके आ जाना है। ठीक है, और कुछ मिल रहा है, कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं, कुछ तरह से टैकल कर सकते हैं आप, तो करके आना है। ठीक है, थोड़ा बहुत रिस्क चल जाता है, लेना भी पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि 100 में से 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हैं, कमाल कर दिया है आप लोगों ने, तो ऐसा कमाल करने से बचना है। ठीक है, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नाहित काह छार भई मूठी। किस रचना की पंक्तियाँ हैं? मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी। ठीक है, मनुष्य क्या है? प्रेम से ही बैकुंठ जो है जाता है, प्रेम जो है भयउ बैकुंठी नाहित का। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। ठीक है, परीक्षा में कई बार पूछी गई हैं। रामचरितमानस, पद्मावत, बीजक या फिर सूरसागर, तो ये पंक्तियाँ हैं जो ये हैं आपकी पद्मावत में। ठीक है, पद्मावत की पंक्तियाँ हैं, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, इतना वाला हिस्सा ज़्यादातर पूछा जाता है, इतना। ठीक है, सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो किसकी पंक्ति है? जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो रामानंद, कबीर, तुलसी या फिर रैदास? तो ये जो पंक्तियां हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, तो ये कई किताबों में गलत मिलता है कि कबीर का। दरअसल ये पंक्तियां किसकी हैं? रामानंद की हैं। ठीक है, और ये मैं शॉर्ट कह सकता हूँ क्योंकि UGC नेट में एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, तो UGC ने, जो कि एक संवैधानिक बॉडी है, उन्होंने रामानंद ही सही उत्तर माना था। ठीक है, इसलिए जो है अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो इस बेस पे आप रामानंद मान सकते हैं। ठीक है, तो UGC, इससे बड़ा आयोग क्या है? इससे बड़ा आयोग कुछ है ही नहीं।
ठीक है, हायर एजुकेशन में तो कुछ नहीं है इससे बड़ा, इस वजह से। तो रामानंद जो है ये है। चलिए, ये जो पंक्तियाँ हैं, वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्त्रारो वंदे वाणी विनायको। उक्त पंक्तियाँ किस कृति की हैं? हालांकि ये संस्कृत की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। तो ये दरअसल एक मंगलाचार है, शुरू में जो करते हैं ना, वंदे वाणी विनायको, तो इस नाम से एक निबंध भी लिखा, फिर वंदे वाणी विनायको नाम से आता है एक निबंध, ठीक है। हाँ, तो ये किसकी कृति है, किसकी, मतलब ये किसकी पंक्ति है या किस कृति में है ये पंक्ति है? तो ये तुलसीदास की, ठीक है। वैसे अब बता ही दिया है तो रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस का मंगलाचरण है ये। सरस्वती और गणेश की उपासना सबसे पहले मिलती है, तो मंगलाचरण, ठीक है। विनायको नाम आया है, वाणी नाम आया है, तो इस वजह से मंगलाचरण, सरस्वती और गणेश की उपासना उन्होंने शुरू में की है, ठीक है, रामचरितमानस में। तो ये मानस का मंगलाचरण है। एक धार दोहिनी पहुँचावत एक धार जहाँ प्यारी ठाड़ी। तो मैं कह रहा था ना आपसे, पंक्तियों वाले क्वेश्चन में खूब पूछने वाला हूँ इस वजह से। तो बताओ भाई, ये वाली पंक्ति किसकी है? एक धार दोहिनी पहुँचावत एक धार जहाँ प्यारी ठाड़ी, ठीक है। धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, इस तरह से आता है। धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहिनी पहुँचावत एक धार जहाँ प्यारी ठाड़ी। अब इसका मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों की? ये क्या है? गाय को दुहते हुए बहुत प्रेम आया है, किस पर? नायिका पर, सामने जो प्यारी खड़ी है। तो एक धार तो बर्तन में जा रही है दूध की, और दूसरी धार कर दी है किस तरफ? जहाँ प्यारी ठाड़ी, यानी उसके मुंह पे मार दी है। तो ये किसकी पंक्तियाँ हो सकती हैं? इस तरह का वात्सल्य, इस तरह का श्रृंगार किसने वर्णन किया है? सूरदास ने वर्णन किया है। तो सूरदास में, ठीक है, कृष्ण और राधा के बारे में बात हो रही है, ठीक है, सूरदास की ये पंक्तियाँ हैं। अच्छा, इस तरह के अगर पद आपको मिलेंगे, एक थोड़ा पैटर्न दे करके आ जाना। ये जो है, ये जो इसी तरह, इसी पैटर्न पे, इसी ऐसे ही पद जो है, किसने? भ्रमर गीत में भी इसी तरह की पंक्तियाँ मिलती हैं, ठीक है, यानी इसी भार का, इसी छंद में, ठीक है। हाँ, कि चलो अगला क्वेश्चन देखो। अरे ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, चलो ये क्वेश्चन नहीं आ पाया इसमें। चलो 324 नीचे तो है। हिम तरंगिणी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो हिम तरंगिणी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी। पता ही है आपको, कहने की बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा उपनाम से प्रसिद्ध कौन है? एक भारतीय आत्मा उपनाम से प्रसिद्ध है आपके माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें से माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कौन सी नहीं है? कैदी और कोकिला, हिम किरीटिनी, पुष्प की अभिलाषा और मौर्य विजय। तो कौन सी नहीं है? तो मौर्य विजय जो है इनकी रचना नहीं है, ठीक है। बाकी ये तीन जो है इनकी प्रसिद्ध हैं, हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी, और दो ये पंक्तियां हैं, पुष्प की अभिलाषा और कैदी और कोकिला। त्रिधारा किसकी रचना है? त्रिधारा नाथुराम शर्मा शंकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोनलाल द्विवेदी या फिर महादेवी वर्मा। त्रिधारा किसकी है? त्रिधारा, मुकुल, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? अधैर्य का कवि, आसान आसान से क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? डी दिनकर को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्ण के पात्र को आधार बनाकर लिखी गई दिनकर की रचना कौन सी है? कर्ण के पात्र को आधार बनाकर लिखी गई दिनकर की रचना कौन सी है? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी या फिर हुंकार। तो कर्ण के पात्र को आधार बनाकर लिखी गई दिनकर की रचना कौन सी है? रश्मिरथी, ठीक है। 7 सर्ग हैं इसमें, खंड काव्य है ये, ठीक है। हाँ, तो इसमें कर्ण के बारे में लिखते हैं दिनकर कि तन से समरशूल, मन से कोमल, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी पंक्तियां हैं कि वो कि जाति जाति रचते जिनकी, रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। इस तरह की पंक्तियां जो है कर्ण के बारे में है। जनतंत्र का जन्म किसकी कविता है? नाथुराम शर्मा शंकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो किसकी है? दिनकर जी की पंक्ति है जनतंत्र का जन्म। वही वाली, कौन सी वाली? सिंहासन खाली करो की जनता आती है, वो जो पंक्तियां हैं वो दिनकर की ही हैं, वही वाली है, जनतंत्र का जन्म से ही है। अगला देखिए, हल्दी घाटी और जौहर किसकी रचनाएं हैं? हल्दी घाटी एवं जौहर, हल्दी घाटी एवं जौहर किसकी रचनाएं हैं? श्याम नारायण पांडे, नाथुराम शर्मा शंकर, सोहनलाल द्विवेदी या माखनलाल चतुर्वेदी। तो हल्दी घाटी, जौहर, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे की ये है। अगला क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध को आधार बनाकर लिखी गई दिनकर की कविता कौन सी है? भारत और चीन युद्ध,
जब भारत चीन युद्ध हुआ, भारत की हार हुई, तो उसको लेकर के जो है एक खतरनाक इन्होंने कविता लिखी थी, एक रचना लिखी थी, उर्वशी, जनतंत्र का जन्म, रश्मि रथी, या फिर परशुराम की प्रतीक्षा। तो ये जो कौन सी है, परशुराम की प्रतीक्षा जो है ना, वही है कि जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, अरिका विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, इस तरह की एक है रचना। महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित दिनकर की रचना कौन सी है? महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित, शांति पर्व कब है? जब युद्ध हो जाता है, युद्ध के बाद वाला जो है। कुरुक्षेत्र, जनतंत्र का जन्म, रश्मि रथी, या परशुराम की प्रतीक्षा। तो महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित दिनकर की रचना कौन सी है? कुरुक्षेत्र है, ठीक है, कुरुक्षेत्र। भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद के माध्यम से युद्ध पर बात की गई है। पुररवा दिनकर की किस रचना से संबंधित है? पुररवा, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा। तो पुररवा कहाँ से संबंधित है? उर्वशी, ठीक है, उर्वशी जो इनका महाकाव्य माना जाता है, ठीक है, 5 अंकों में। कई लोग इसको गीति नाट्य मानते हैं, कई लोग महाकाव्य मानते हैं, तो उर्वशी जो है इनका एक है, ठीक है। कामाध्यात्मवाद की नवीन समीक्षा है, नवीन व्याख्या करता है। राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, दोनों या कोई नहीं? तो दोनों ही हैं, ठीक है। हालांकि दिनकर ने खुद को क्या कहा था? मैथिली शरण की तुलना में खुद को महज डिप्टी कहा था, डिप्टी राष्ट्रकवि कहा था कि मैं तो उनकी तुलना में डिप्टी हूँ, उनका डेप्यूटी हूँ, है ना, इनसे छोटा हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता नहीं है, इसमें से कौन सी नहीं है? ठीक है, जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में, या दिल्ली। तो कौन सी है जो इनकी नहीं है? किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है। तो कौन सी नहीं है? दिल्ली। ये जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है, ये किसकी है? दिनकर की है। अगला क्वेश्चन, मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय किसकी रचना है? श्यामनारायण पांडे, सियाराम शरण गुप्त, सोनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो मौर्य विजय किसकी है? सियाराम शरण गुप्त की है। अगला क्वेश्चन, कवि वचन सुधा पत्रिका किसने प्रारंभ की? कवि वचन सुधा भारतेंदु ने, लाला श्रीनिवास दास ने, बालकृष्ण भट्ट ने, या फिर प्रेम गड्ढे। तो कवि वचन सुधा किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ठीक है। कवि वचन सुधा पत्रिका कब प्रारंभ की गई? 66 में, 68 में, 67 या 73? तो कवि वचन सुधा का आरंभ कब किया गया था? 1873 में, ठीक है। एक मिनट, ये नहीं, कवि वचन सुधा का जो प्रकाशन हुआ था ये हुआ था 1868 ईस्वी में, ठीक है। कवि वचन सुधा का जो 1873 में जो पत्रिका प्रकाशित हुई थी वो हरिश्चंद्र मैगजीन थी, ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, हरिश्चंद्र मैगजीन थी 73 में, ठीक है। इसके अलावा जो इनकी अन्य थी अबाला बोधनी, वो 1878 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, 78 में। कवि वचन सुधा 68 में इनकी पहली थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संचालित पत्रिका कौन सी है इसमें से? कवि वचन सुधा, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, या उपयुक्त सभी? तो सभी हैं, ठीक है। स्त्रियों के लिए विशेष रूप से संचालित भारतेंदु की पत्रिका कौन सी है? स्त्रियों के लिए विशेष रूप से संचालित कवि वचन सुधा, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो स्त्रियों के लिए कौन सी चलाई थी उन्होंने? बाला बोधनी चलाई थी। हिंदी प्रदीप मैगजीन किसने चलाई? हिंदी प्रदीप मैगजीन किसने चलाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, या फिर प्रेमगन? तो हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट। ये 3-4 मैगजीन जरूर याद रख लेना भाई। ब्राह्मण हो गया, और प्रेमघन की कौन सी थी? ये आनंद कादम्बिनी थी, ठीक है। ये जो है आपने ज़रूर याद रखने, ठीक है। हाँ, इसके अलावा इनकी भी एक थी लाला श्रीनिवास दास की, हाँ, सदादर्श नाम से रचना मिलती है, सदादर्श, ठीक है। कुछ मैगजीन भी तैयार करनी। आनंद कादम्बिनी अभी हमने बात की, किसकी रचना है? पत्रिका थी। संपादन किसने किया था? प्रेमघन ने किया था, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। 4 मास नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 8 मास होना चाहिए था। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। यह पंक्ति किस पत्रिका से संबंधित है? तो किस पत्रिका से संबंधित है ये पंक्ति? ये ब्राह्मण पत्रिका से संबंधित है, ठीक है। ब्राह्मण पत्रिका चलाई किसने है? तो प्रताप नारायण मिश्र ने चलाई है। अगला क्वेश्चन, मिस्र में भारतीय सेना की विजय पर भारतेंदु ने कौन सी कविता लिखी? मिस्र में भारतीय सेना की विजय पर भारतेंदु ने कौन सी कविता लिखी थी? मिस्र में भारतीय कौन सी लिखी थी? विजयनी विजय वैजयंती लिखी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहारी सतसई किस भाषा में रचित है?
बिहारी सतसई किस भाषा में रचित है? अवधी में, ब्रज में, खड़ी बोली में या बुंदेली में? तो बिहारी सतसई किस में है? ब्रज में है। तो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, किसी में दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। बिहारी सतसई किस छंद में रचित है? किस छंद में रचित है? चौपाई में, सोरठे में, दोहे में या रोला में? किस छंद में रचित है बिहारी सतसई? दोहे में। ठीक है, कितने दोहे हैं? 719 कई लोग मानते हैं। जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने संपादित किया उसमें 713 मिलते हैं, कई जगह 709 भी मिलते हैं, तो विवादित है। ठीक है, लेकिन 713 को मुझे जो है इसको प्रमाणिक मान लिया जाता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जो है बिहारी रत्नाकर नाम से उन्होंने टीका लिखी ना बिहारी सतसई की, तो वो इस वजह से। बिहारी के गुरु कौन थे? रामानंद, छीत स्वामी, रसनिधि या नरहरिदास? तो बिहारी के गुरु कौन माने जाते हैं? रामानंद, छीत स्वामी, रसनिधि या नरहरिदास? तो बिहारी के गुरु कौन थे? नरहरिदास। और क्योंकि बिहारी जो है निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है, इस वजह से। अगला प्रश्न, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, यह कथन किसका है? यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, यह कथन किसका है? रामकुमार वर्मा, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर नगेंद्र? तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, और ये किसके बारे में कह रहे थे? बिहारी सतसई के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें फिर उन्होंने उस तरह से कहा है। बिहारी सतसई की जो टीका है बिहारी रत्नाकर, वो किसने लिखी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। पता ही है आप लोगों को, इसमें कोई उत्तर देने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता, यह कथन किस आलोचक का है? कि पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। एडविन ग्रीव्स, जॉर्ज गियर्सन, याकूब खां या फिर पद्म सिंह शर्मा? तो ये किसने कहा है? पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता, तो ये कहा है किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है कि एक भी ग्रंथ जो है बिहारी सतसई का ऐसा नहीं है, बिहारी सतसई जैसा एक भी ग्रंथ पूरे यूरोप में कहीं नहीं है। ठीक है, बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ किसने कहा? पीयूष वर्षी मेघ किसने कहा? राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर बच्चन सिंह? तो बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ किसने कहा है? राधाचरण गोस्वामी ने कहा है। ठीक है, बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र किसने कहा? तो चतुर प्रयोक्ता किसने कहा है? एडविन ग्रीव्स ने कहा है। ठीक है, बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा? तो पद्म सिंह शर्मा ने कहा है। अगला क्वेश्चन, बिहारी सतसई में मंगलाचरण में किसकी आराधना की गई है? बिहारी सतसई का जो मंगलाचरण है ना, उसमें किसकी आराधना की गई है? बताइए, किसकी आराधना की गई है? कृष्ण की, राधा की, राम की या गणेश की? तो बिहारी सतसई के मंगलाचरण में किसकी आराधना की गई है? किसकी आराधना की गई है? तो वो आराधना की गई है किसकी? राधा की। और आराधना कैसे की गई है? मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। ठीक है ना, जातन की झाई परत श्याम हरत हरित दुति होई। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों में बहाने वाले कवियों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। घनानंद के बारे में यह कथन किसका है? दिनकर का, नामवर सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर नगेंद्र का? तो दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच ये कवि जो है अपनी पीड़ा में रो रहा है, ये कथन किसका है आपका? ये कथन है आपका रामधारी सिंह दिनकर का। किसके बारे में है? घनानंद के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहितो मोरे कवित बनावत। इस पंक्ति का रचयिता का नाम क्या है? कौन है इसके रचयिता? लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहितो मोरे कवित बनावत। इस तरह की पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो इसके जो रचयिता हैं वो घनानंद की पंक्तियाँ हैं ये। अगला देखिए, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? आलम की, ठाकुर की, बोधा की या द्विजदेव की? तो ये पंक्तियाँ हैं आपके ठाकुर की, है ना? हाँ, ठाकुर की ही है शायद। हाँ, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। अगला प्रश्न देखिए, उजरनी बसी है हमारी अखियानी देखो, सुबह सुदेश जहाँ रावरे बसत हो। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? हमारी आंखों में उजाड़ बसा हुआ है। उजरनी बसी है हमारी अखियानी देखो, सुबह सुदेश जहाँ रावरे बसत हो। आलम, ठाकुर, घनानंद या फिर द्विजदेव? तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये किसकी हैं? घनानंद की हैं। और विरोधाभास अलंकार का बड़ा अद्भुत प्रयोग किया गया है इसमें। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि विरोधाभास अलंकार के सबसे अच्छे कवि कौन माने जाते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए घनानंद। ठीक है, और ये पंक्ति जरूर याद। ऐसे तो बहुत सारी पंक्तियाँ हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है।
ठीक है। और इसकी तारीफ बहुत सारे आलोचकों ने की है कि ऐसा विरोधाभास अलंकार किसी ने नहीं। देखिए ना, उजरनी बसी है हमारी आंखों में, यानी कि उजाड़ बसा हुआ है। तो उजाड़ बस गया तो कमाल है, ये उजाड़ बसता नहीं है, जो बस गया वो उजाड़ कैसा है ना, और जो उजाड़ है तो बसा कैसे। लेकिन विरोधाभास अलंकार है इसमें। चलो भाई ये बताओ, ये किसकी पंक्तियां हैं? है आज भरा जीवन मुझ में, है आज भरी मेरी गागर, भारी नहीं भरी, है आज भरी मेरी गागर, किसकी पंक्ति है ये? महादेवी वर्मा, निराला, हरिवंश राय बच्चन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? है आज भरा जीवन मुझ में, है आज भरी मेरी गागर, ये पंक्तियां हैं आपकी हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, तो ये किसकी पंक्ति है भाई? एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, पैन बांधे मुरेठा, शीश पर है धरा, ऐसा। ये जो पंक्ति है किसकी है? ये पंक्ति हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ अग्रवाल, अशोक वाजपेयी या फिर नागार्जुन। तो ये जो पंक्ति है ये किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियाँ भी। 10,000 10 लाख मरे पर झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये किसकी पंक्ति है? 10,000 10 लाख मरे पर झंडा ऊंचा रहे हमारा, व्यंग्यात्मक तरीके से कही गई है। ठीक है, तो केदारनाथ सिंह अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर नागार्जुन। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं आपके नागार्जुन जी की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है, ये किसकी पंक्ति है? केदारनाथ सिंह अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर नागार्जुन। तो दुख सबको मांझता है, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं आपकी अज्ञेय की। ठीक है, दुख सबको मांझता है, एक लंबी कविता है इसमें। ठीक है, मतलब इसका भाव यह है कि जिसको मांझता है उसको अपने जीवन का जो है सार पता हो जाता है। ठीक है, तो दुख सबको मांझता है। निर्धन जनता का शोषण है, कहकर आप हंसे, लोकतंत्र का अंतिम क्षण है, कहकर आप हंसे। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये किसकी कविता की पंक्तियाँ हैं? निर्धन जनता का शोषण है, कहकर आप हंसे, लोकतंत्र का अंतिम क्षण है, कहकर आप हंसे, किसकी पंक्तियाँ हैं? कुंवर नारायण, नागार्जुन, रघुवीर सहाय या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये किसकी हैं? रघुवीर सहाय की हैं। ये कविता का नाम है आपकी हंसी। आपकी हंसी इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, इसमें ऐसी है। तो कहकर आप हंसे, कहकर आप हंसे, इस तरह से पूरी की पूरी कविता चलती है। चलिए अगला देखिए, मैं जा रही हूँ उसने कहा, जाओ मैंने उत्तर दिया, यह जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। ये किसकी कविता है? ये बहुत प्रसिद्ध कविता है। ठीक है, इसलिए पूछी भी जा सकती है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट ही मानिए। तो किसकी पंक्तियाँ हैं? केदारनाथ सिंह अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर नागार्जुन। तो ये किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है आपकी केदारनाथ सिंह जी की, है ना, केदारनाथ सिंह की कविता है ये। अगला प्रश्न देखिए, असंगत कथन आपने छांटना है इसमें से, असंगत कथन छांटिए। ये प्रपद्यवाद होना चाहिए था। प्रपद्यवाद नकेनवाद का पर्याय है। प्रपद्यवाद क्या है? नकेनवाद का पर्याय है। सही क्रम है छायावाद, हालावाद, प्रगतिवाद, नकेनवाद। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्विवेदी योगीन कवि हैं और अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव प्रयोगवाद पर पड़ा। तो इसमें असंगत कथन कौन सा है? असंगत कथन कौन सा है? तो असंगत कथन है इसमें डी। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव प्रयोगवाद पर पड़ा, नहीं प्रयोगवाद पर नहीं पड़ा। किस पर पड़ा? एक तो द्विवेदी योगीन स्वच्छंदतावादी धारा पर, उसके बाद पड़ा छायावाद पर। ठीक है, तो ये दो जो है इसके उत्तर होने चाहिए। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में मानसलवाद का प्रवर्तक कौन है? तो बच्चन, नरेंद्र शर्मा, सियाराम शरण गुप्त या रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो मानसलवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? रामेश्वर शुक्ल अंचल को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा है? झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल पार्षद, सियाराम शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो ये जो गीत लिखा है ये किसने लिखा है? श्यामलाल पार्षद जी ने लिखा है। अगला प्रश्न, हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, कहने की बात ही नहीं है, ये सबको आता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन का इंतजार नहीं करूंगा मैं, जो इतना आसान सा प्रश्न होगा। हिंदी का बायरन किसे कहा जाता है? हिंदी का बायरन, ठीक है, सियाराम शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा या फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो हिंदी का बायरन किसको कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमित्रानंदन पंत एवं हरिवंश राय बच्चन की संयुक्त रूप से लिखी हुई रचना कौन सी है?
सुमित्रा नंदन पंत। और बच्चन की संयुक्त रूप से लिखी हुई रचना कौन सी है? मिट्टी और फूल, बंगाल का काल, खादी के फूल, अवंतिका। तो कौन सी रचना है जो संयुक्त रूप से लिखी? खादी के फूल। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से बच्चन की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? मधुशाला, प्रभात फेरी, एकांत संगीत या फिर निशा निमंत्रण। तो बच्चन की रचना कौन सी नहीं है? प्रभात फेरी। ठीक है, ये नहीं है। चलिए अगला देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना? तो ये हुई है आपकी 1936 में हुई है ना? हाँ, 1936 में हुई। पहला अधिवेशन लखनऊ में, अध्यक्षता प्रेमचंद ने की है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापकों में से कौन नहीं है? मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, मानवेंद्र नाथ राय या ज्योति घोष। तो कौन है जो प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापकों में से नहीं है? तो कौन नहीं है? मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है, हालांकि ये माने जाते हैं यहाँ के बड़े प्रगतिशील, यानी कि बहुत बड़े मार्क्सवादी हुए यहाँ के। ठीक है, लेकिन ये प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापकों में से ये हैं सारे प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक। तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी, बात कर चुके हैं। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? क्या है? मार्क्सवाद है। अस्तित्ववाद किसका है? एक तो प्रयोगवाद का है थोड़ा बहुत, और उसके अलावा नई कविता का है। मनोविश्लेषणवाद, तो मनोविश्लेषणवादी जो गद्य ज़्यादातर आया है वो। स्वच्छंदतावाद जो है, स्वच्छंदतावादी धारा, और इसके अलावा छायावाद के। ठीक है, तो ये दार्शनिक आधार आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं। रूपाब पत्रिका का संपादन किसने किया था? रूपाब जो पत्रिका थी उसका संपादन किसने किया? प्रसाद, प्रेमचंद, पंत या फिर जानकी वल्लभ शास्त्री। तो रूपाब पत्रिका का संपादन किसने किया था? सुमित्रा नंदन पंत ने किया था। इनकी प्रगतिशील या प्रगतिवाद से संबंधित उनके बारे में है। प्रगतिवादी कवि कौन सा नहीं है इसमें से? कौन नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन या अज्ञेय। तो अज्ञेय नहीं है। अगला प्रश्न, अग्रवाल की रचना कौन सी नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल की रचना युग की गंगा, सतरंगे पंखों वाली, नींद के बादल या आग का आईना। तो कौन सी नहीं है? नहीं है पूछ, कौन सी नहीं है? सतरंगे पंखों वाली। सतरंगे पंखों वाली किसकी है? नागार्जुन की है। अगला प्रश्न देखिए, हे मेरी तुम किसकी रचना है? हे मेरी तुम, ये किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन या फिर अज्ञेय। तो ये जो कविता है ना, हे मेरी तुम, तो ये जो हे मेरी तुम रचना है, ये है आपकी किसकी? केदारनाथ अग्रवाल की। ठीक है ना, केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से नागार्जुन की रचना नहीं है? युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था और ताप के ताए हुए दिन। तो कौन सी है? ये कौन सी नहीं है ना? हाँ, तो कौन सी नहीं है? तो ये है आपकी ताप के ताए हुए दिन। ये किसकी है? ये त्रिलोचन की है, वासुदेव सिंह त्रिलोचन की। ठीक है, आपके सिलेबस में हालांकि त्रिलोचन नहीं है, लेकिन नागार्जुन की रचना है तो याद रखनी ही चाहिए आपको। केन का कवि किसे कहा जाता है? शिवमंगल सिंह सुमन को, दिनकर को, केदारनाथ अग्रवाल को या त्रिलोचन को। तो केन का कवि कहा जाता है केदारनाथ अग्रवाल को, क्योंकि केन नदी से अत्यधिक लगाव है। इनकी कविता में केन नदी बहुत आती है। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, वासुदेव सिंह त्रिलोचन या नरेंद्र शर्मा। तो मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। अगला देखिए, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। दोबारा आ गया है क्वेश्चन, केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन मैथिली में किस उपनाम से कविता लिखते थे? मैथिली में किस उपनाम से कविता लिखते थे? दीपक, यात्री, बेचैन या फिर बालेंदु। तो नागार्जुन जो है मैथिली में किस उपनाम से लिखते थे? यात्री उपनाम से लिखते थे। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है, जानते हैं आप लोग। नागार्जुन ने अपनी किस कविता को अपने साहित्य का मैनिफेस्टो कहा है? ये बता सकते हैं आप, तो बताइए भाई। नागार्जुन ने अपनी किस कविता को अपने साहित्य का मैनिफेस्टो कहा है? हरिजन गाथा, आओ रानी, प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है और गुलाबी चूड़ियाँ। तो किसको कहा अपने साहित्य का मैनिफेस्टो? प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है कविता को। इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, ये किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? किसकी पंक्तियाँ हैं? नागार्जुन की पंक्तियाँ हैं। कविता का नाम क्या है? कालिदास। कालिदास सच सच बतलाना। ठीक है, ये जो है पंक्तियाँ इसमें आती हैं। अपनी व्यंग्य धर्मिता के कारण आधुनिक युग के कबीर कौन कहलाते हैं? आधुनिक युग के कबीर किसको कहा गया? नागार्जुन को कहा गया है। ठीक है ना, नागार्जुन को ही कहा गया। निम्न में से नागार्जुन की कविता नहीं है, कौन सी नहीं है? हरिजन गाथा, आओ रानी, चना जोर गरम, ये चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। तो कौन सी नहीं है? ये वाली। ये किसकी है? ये त्रिलोचन की है। एनसीईआरटी में भी लगी हुई थी वैसे।
बादल को घिरते देखा है किसकी कविता है? बादल को घिरते देखा है। केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन या फिर शिवमंगल सिंह सुमन? तो बादल को घिरते देखा है भी किसकी है? नागार्जुन की है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, ये किसकी पंक्ति है? त्रिलोचन, रांगे राघव, केदारनाथ अग्रवाल या फिर नागार्जुन? तो ये जो पंक्तियां हैं, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, ये है केदारनाथ अग्रवाल की। ठीक है, थोड़ा प्रकृति चित्रण और इस तरह की चीज़ें आएँ तो थोड़ा देख लेना आप, उससे संबंधित है। प्रगतिवाद साहित्य को सौद्देश्य मानता है। सौद्देश्यता का अर्थ क्या है? किसी सिद्धांत की घोषणा करना, स्पष्ट रूप से यथार्थ का प्रचार करना, किसी राजनीतिक विचारधारा को पुष्ट करना, या किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशिष्ट दृष्टि से कल की रचना करना। सॉरी, कल की नहीं, कला की रचना करना। तो क्या है इसका सौद्देश्य का मतलब क्या होता है? यानी कि उद्देश्य सहित, तो यानी किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशिष्ट दृष्टि से कला की रचना करना सौद्देश्य। काम आध्यात्म की समस्या पर निम्नलिखित में से किस रचना जो है यानी काम आध्यात्म से संबंधित है? काम आध्यात्मवाद की समस्या। आत्मजयी, संशय की एक रात, उर्वशी, कनुप्रिया? तो ये किससे संबंधित है? उर्वशी। ठीक है। नागार्जुन की कौन सी रचना सीता पर आधारित है? बताओ। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था या फिर भूमिजा? तो कौन सी रचना है जो सीता पर आधारित है? वो है आपकी भूमिजा, है ना, नाम में ही लिखा हुआ है भूमिजा, यानी भूमि में जन्म लेने वाली। निम्नलिखित में से कौन जो है विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है। सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन या फिर दिनकर? तो कौन है जो राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं माना जाता है? तो कौन है? नागार्जुन, क्योंकि नागार्जुन क्या है, ज़्यादा मार्क्सवादी कवि हैं। चलिए अगला देखिए। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ कब काल माना है? पिछली बार का क्वेश्चन है ये। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ कब माना है? 1936, 37, 38 या फिर 39? तो कब माना है? 1936 ही माना है भाई, कोई इसमें वो बड़ी बात नहीं है। 1936। भारतेंदु युग को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है क्या? क्या कहा? नई धारा, प्रथम उत्थान कहा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतेंदु युग को वर्तमान काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, मिश्र बंधु या फिर राम कुमार वर्मा? तो वर्तमान काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग की समय सीमा क्या मानी? तो क्या मानी? 1868 से 1893 मानी। ठीक है। और सामान्यतः क्या मानी जाती है? 1850 से 1900 मानी जाती है। 900 हो गया, 1900 ईस्वी। कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की? कविता वर्धनी सभा की स्थापना, कविता वर्धनी, तदीय समाज, ये पेनी रीडिंग क्लब, इन सब की स्थापना किसने की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की है। ठीक है। तो भारतेंदु द्वारा स्थापित संस्थाएं कौन कौन सी हैं? कविता वर्धनी सभा, पेनी रीडिंग क्लब, तदीय समाज। तो उपयुक्त सभी जो है इसका सही उत्तर होगा। तीनों के तीनों याद करके चले जाना भाई। कई बार इस तरह से भी सवाल पूछते हैं कि इसका संबंध किससे है, मतलब ज़्यादा पूछेगा नहीं कि इसने स्थापना की है, ये यहाँ जाते थे या क्या थे, सीधा संबंध पूछ लेगा। सिर्फ है ना, बड़ा जनरलिस्टिक सा सवाल पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किससे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु युगीन कविता के संदर्भ में समस्या पूर्ति का अर्थ क्या है? समाज की समस्याओं को कविता में व्यक्त करना, कवियों की समस्याओं का समाधान करना, कविता की अंतिम पंक्ति तय करके उस पर कविता लिखना, या श्रृंगार की कविताओं का विरोध करना। तो क्या था समस्या पूर्ति का अर्थ? तो था कविता की अंतिम पंक्ति तय करके उस पर कविता लिखना, और समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की बड़ी विशेषता है। भारतेंदु युगीन भाषाई द्वैत का अर्थ क्या है? यह आप लोग जानते हैं कि गद्य खड़ी बोली में और पद्य ब्रज में लिखा जाता था। चलिए ये कुछ एजर्शन रीजन के सवाल हैं। मैं थोड़ा सा ये टेस्ट करना चाहता हूँ कि आपकी जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी अच्छी है, कितना आप इसको कर सकते हैं। चलिए, प्रयोगवाद मूलतः पलायनवादी काव्य है क्योंकि प्रयोगवाद का लक्ष्य नवीनता खोजना है। तो बताना है आपने इसमें से क्या है। ये दोनों सही हैं, ए सही आर गलत, ए सही आर सही, ए गलत आर गलत। तो कौन सा है जो है इसमें सही वाला, कौन सा है बताना है आप लोगों ने इसमें से। तो इसका जो सही होगा, देखिए प्रयोगवाद मूलतः पलायनवादी काव्य नहीं है। देखिए पलायनवादी काव्य तो नहीं है, ठीक है।
लेकिन प्रयोगवाद का लक्ष्य नवीनता खोजना तो है, यानी कि ए गलत है, आर सही, ए गलत आर सही। ए वाले बताओ भाई, ए तो एकदम अकाल ही पड़ गया अब तो कमेंट सेक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युगीन साहित्यकार श्रेष्ठ साहित्य के निर्माण में असफल हैं क्योंकि द्विवेदी युग के साहित्यकार नवीन शैली में उलझा हुआ है। बताओ भाई क्या है इसमें। द्विवेदी युगीन जो साहित्यकार था श्रेष्ठ साहित्य के निर्माण में असफल हुआ क्योंकि द्विवेदी युग के साहित्यकार नवीन शैली में उलझे हुए थे। तो क्या जो है इसमें लग रहा है आपको। ठीक है, द्विवेदी युगीन साहित्यकार श्रेष्ठ साहित्य के निर्माण में असफल है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि द्विवेदी युग ही था जिस टाइम पे प्रिय प्रवास लिखा गया, भारत भारती लिखा गया, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, तो ये गलत है। और नवीन शैली में तो उलझा हुआ है, ये आप कह सकते हैं कि सही है। तो ए गलत, आर सही होना चाहिए था। ठीक है, हाँ ए जो है अंशतः सही है, सी वाला ज़्यादा सटीक बैठेगा इसमें। नहीं ए सही बैठेगा। ठीक, तो ए गलत आर सही। ठीक है, क्योंकि श्रेष्ठ साहित्य के निर्माण में असफल नहीं था द्विवेदी युग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीतिकालीन युग की कविता में सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब नहीं है। रीतिकालीन कविता में सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब नहीं है क्योंकि रीतिकालीन कविता दरबारी संस्कृति में पली है। तो क्या है इसमें, बताओ भाई क्या है, कौन सा वाला सही है। ए बी सी डी देख करके बताना है। देखो, रीतिकालीन युग की जो कविता थी सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब नहीं है, ये सही बात है। ठीक है, बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है, और इसका कारण भी सही है, यही वाला है, क्योंकि ये दरबारी कविता ज़्यादा थी। तो सी जो है इसका सही उत्तर होगा, ए सही आर सही। ठीक है, तो ए ये जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, संतों ने विरह और मिलन के गीत गाए हैं क्योंकि विरह और मिलन का संबंध भगवान से है। ठीक है, दोनों ही सही है। संतों ने जो विरह और मिलन के गीत गाए वो विरह और उससे है, तो दोनों ही सही हैं। तो ए सही आर सही, सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की शुरुआत औपनिवेशिक दौर में हुई। आधुनिक युग की शुरुआत उपनिवेश के दौर में हुई क्योंकि औपनिवेशिक दौर में बुद्धिजीवी वर्ग पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित हुए। तो क्या है इसमें सही है, ये हिंदी साहित्य का जो आधुनिक युग था वो औपनिवेशिक दौर में शुरू हुआ। तो ये तो सही बात लग रही है आपको, सही बात है। आधुनिक काल 1850 के बाद से ही शुरू हुआ, और औपनिवेशिक दौर में क्या हुआ था, बुद्धिजीवी वर्ग था वो पश्चिम की विचारधारा से प्रभावित हुआ, ये भी सही बात है। तो ए सही आर सही, सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य में मानव जीवन की अभिव्यक्ति प्रमुख है। ठीक है, क्योंकि साहित्य द्वारा ही मानव जीवन का संपूर्ण विकास संभव है। तो बताओ ये क्या है। तो इसमें भी दोनों ठीक ही लग रहे हैं, कथन है ना, तो ए सही आर सही ही होना चाहिए इसमें। और आखिरी सवाल आज का, भक्ति आंदोलन का जनसाधारण पर व्यापक प्रभाव है क्योंकि भक्ति आंदोलन ने जातिवाद को तोड़ा है। तो बताओ भाई, भक्ति आंदोलन का जनसाधारण पर व्यापक प्रभाव है, तो ये सही है। और क्योंकि भक्ति आंदोलन ने जातिवाद को तोड़ा है, तो ये सही है या गलत है। तो कौन क्या है इसका सही उत्तर, ए गलत आर सही, ए सही आर गलत, ए सही आर अंशतः सत्य है, या ए गलत आर गलत, बताइए इसमें। इसका जो उत्तर होगा ना, इसका होगा ए तो सही है, भक्ति आंदोलन का जनसाधारण पर व्यापक प्रभाव है, लेकिन जो आर है, रीज़न है इसका कि भक्ति आंदोलन ने जातिवाद को तोड़ा है। देखो, भक्ति आंदोलन की बहुत सारे जो चीज़ें थी, खास करके जो सूफी काव्य धारा और ये जो संत काव्य धारा थे, उसने तो जाति व्यवस्था का विरोध किया, लेकिन जातिवाद को तोड़ नहीं पाए। ठीक है, और दूसरी चीज़ थी कि सब के सब ऐसे नहीं थे कि जाति व्यवस्था का खंडन ही करते थे। राम भक्ति धारा वाले और कुछ कृष्ण भक्ति धारा वाले भी क्या करते हैं, जातिवाद का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से बी इसका सही उत्तर होगा, ए सही आर गलत। ठीक है, तो ये थे भाई आज के क्वेश्चन। तो चलिए फिर आप लोगों ने, अब तो जो है आपकी क्लास LT की आखिरी क्लास थी भाई, इसके बाद अब तो आपकी परीक्षा है 18 को। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की हुई है। आप सबको परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। जिसने जितनी मेहनत की है उसको उस हिसाब से फल मिलेगा। ठीक है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही मिले। ठीक है, और सिलेक्शन उसी का होगा जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत की होगी। मेहनत तो सभी ने की है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जिसने थोड़ी सी ज़्यादा की होती है। तो सबको शुभकामनाएं हैं भाई। ठीक है, और बेहतर तरीके से दे के जाइए आप लोग, और समय पे जो है अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाइए। जहां भी आपका सेंटर पड़ा हुआ है उसमें एक दिन पहले पहुंचना है। सुबह के चक्कर में नहीं पढ़ना है। शायद 11 से 1 आपका इसका टाइमिंग है ना पेपर का,
तो 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम होगा। ऐसे नहीं कि मैं सुबह 7 बजे निकलूँगा तो पहुँच जाऊँगा। आजकल ज़रा बारिश की समस्या है, बरसात का मौसम है, इस वजह से आपने टाइम पे पहुँचना है, ठीक है। कोशिश करिएगा एक रात पहले पहुँचने की। एक रात 500-700 रुपये कहीं होटल में, रेस्टोरेंट में कहीं खर्च हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परीक्षा अच्छे से देना ज़्यादा ज़रूरी है। सो करके जाना है, अच्छे से आराम करना है आपने, रात का सफ़र नहीं करना है, ठीक है। रात का सफ़र वैसे भी नहीं होता है पहाड़ों में, लेकिन क्या पता कोई हीरो बने और बाइक में जाने के लिए हो, तो इस तरह के काम आप लोगों ने नहीं करने हैं भाई, ठीक है। थोड़ा मैच्योरिटी के साथ पेपर देना है सबने। सब लोग मैच्योर लोग हैं, बीएड करे हुए हैं, बड़े शिक्षित लोग हैं, तो अच्छे से आप लोग परीक्षा देंगे। आप सबको दोबारा बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, खूब मेहनत करिए और मिलते हैं आपसे जिस दिन अब पेपर होगा, जिस दिन 18 तारीख को, उसकी शाम को हम दोबारा बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। तो सभी को शुभकामनाएं हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।